का हमारा टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट टाइम में हमने आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन डिस्कस करा था, जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस करा था। तो नाउ 1919 में आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन दिखाया था हमने। इन 1920 there were only three material particles are known. These are the electron, proton and alpha particles. ये तीन ही पार्टिकल हमें पता थे, जबकि आपको पता है एटम के बारे में हम जानते थे कि एक आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव आपके पास न्यूक्लियस है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस एंड देयर फिक्स ऑर्बिट्स। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने सजेस्ट करा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वन न्यू पार्टिकल। द मास ऑफ दिस न्यू पार्टिकल इज रफली इक्वल टू द मास ऑफ दिस प्रोटॉन, बट इट्स कैरी नो चार्ज। ठीक है, तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने अपना एज्यूम्शन दिया था। रदरफोर्ड गिव दिस एज्यूम्शन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू पार्टिकल। आपको पता है कि बाद में हमने इस पार्टिकल को निकाला एंड दिस पार्टिकल इज न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपको पता है प्रॉब्लम, बहुत जल्दी हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। रीज़न वही था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई वेरिएशन वो नहीं देता है, वहाँ डिटेक्ट आप उसे नहीं कर सकते हैं। तो इन 1930 द बोथे एंड बेकर फाउंड दैट व्हेन द बेरिलियम आपको पता है 4 to 9, व्हेन दिस बेरिलियम वाज बॉम्बार्डेड विथ alpha particle is the nucleus of this helium, a highly penetrating but poorly ionizing radiation was emitted, and they supposed that this reaction is this one time. उन्होंने कहा कि ये रिएक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, है ना। जब बेरिलियम पे हाइड्रोजन एटम की बम्बारमेंट आप कर रहे हैं तो आपको एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन मिल रहा है, बट आयनाइजेशन ऑफ दिस रेडिएशन इज़ वेरी पुअर। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे, क्योंकि तब तक जो नॉन पार्टिकल थे, गामा रेज आप जानते थे, रेडियो एक्टिविटी काफ़ी पहले से हम जानते हैं, तो गामा रेज यहाँ से निकलनी चाहिए, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई। द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस रेडिएशन इन लेड शो दैट द गामा रेज, अगर यहाँ पे गामा रेडिएशन है, दैट मीन्स द गामा रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ दिस गामा रे रेडिएशन इज शुड बी अबाउट 7 MeV, द रेंज ऑफ 7 MeV, and this value of is greater than the energy of any gamma radiation known at that time. ठीक है, तो अगर हमारी ये इक्वेशन हम मान रहे हैं कि सही है, तो हमारी गामा रे इस रेंज की आनी चाहिए, जो कि उस टाइम ये काफ़ी हायर थी उस समय की नॉन वैल्यूज से। इसके बाद इन 1932 क्यूरी एंड जोलियट, इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया। इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है। तो इन्होंने क्या किया कि एक चैम्बर है, वैक्यूम है, इस चैम्बर में वैक्यूम चैम्बर हमने यहाँ पे एक ले रखा है, और यहाँ पर हम एक अल्फ़ा रे इमीटर ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द अल्फ़ा इमीटर, और ये हम ले रहे हैं पोलोनियम। एंड उसके बाद इन्होंने सेम थिंग, यहाँ से अल्फ़ा आपके पास मिला, अल्फ़ा पार्टिकल आपको यहाँ से मिले, और यहाँ पे इन्होंने एक बेरिलियम की शीट रखी है, बेरिलियम फॉइल यहाँ पे रख दी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, और सेम इफ़ेक्ट आप यहाँ पे आयनाइजेशन चैम्बर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी
इस तरह से आपका आयनाइजेशन चैम्बर है। तो आयनाइजेशन चैम्बर में आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आयनाइजेशन चैम्बर आपका है, ठीक है। तो बोथे का ये था, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है। इन्होंने अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और यहाँ पे ये लिया है, यहाँ पे इन्होंने एक पैराफिन बॉक्स रख दिया। दिस इज द पैराफिन बॉक्स और पैराफिन ब्लॉक, सॉरी नॉट अ बॉक्स। और पैराफिन ब्लॉक क्या होता है? दिस सब्सटेंस इज रिच इन हाइड्रोजन। इस तरह का आपने लिया हुआ है। तो इन्होंने देखा कि जब ये आप पैराफिन ब्लॉक यहाँ पे रख देते हैं कि जो आयनाइजेशन इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लॉक। जैसे ही आपने रखा आयनाइजेशन चैम्बर में आयनाइजेशन इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये किस तरह से हो रहा है ये हमें देखना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से आपकी अल्फ़ा पार्टिकल निकले और यहाँ पे आपके बेरिलियम से बम्बारमेंट हुई है। तो हमें पता है यहाँ से हम जो अभी तक मान रहे हैं कि यहाँ से आपका क्या मिला, आपको एक गामा रेडिएशन मिला। और गामा रेडिएशन ने क्या किया कि ये जो पैराफिन ब्लॉक में जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ से इन्होंने क्या किए, प्रोटॉन को इजेक्ट करा है। और ये प्रोटॉन यहाँ जाके यहाँ आपको आयनाइजेशन दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक कॉम्पटन कोलिजन सा हो रहा है गामा रे रेडिएशन से आपके प्रोटॉन के साथ, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस इन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। बट ये देखा गया कि यहाँ पर जो हमारे प्रोटॉन निकल रहे हैं, द एनर्जी ऑफ दिस प्रोटॉन इज़ अप टू रेंज ऑफ 5.4 MeV की रेंज के हमारे यहाँ पे ये प्रोटॉन निकल रहे हैं। कॉम्पटन इफेक्ट से हम इसकी एनर्जी अगर कैलकुलेट करें तो प्रोटॉन, इसकी एनर्जी अगर इतनी निकल रही है तो हम देखते हैं कि अगेन कैलकुलेशन से जो गामा रेडिएशन है, यानी कि 1.5 MeV का प्रोटॉन इजेक्ट करने के लिए गामा रेडिएशन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो करीब होनी चाहिए 55 MeV की रेंज की। देख रहे हैं आप, मतलब सेम चीज़ है। एक हम लोग यहाँ से विदाउट पैराफिन बॉक्स हमारे गामा रेडिएशन हमने 7 MeV का लिया, पैराफिन ब्लॉक हमने रख दिया तो हमारा रेडिएशन कितने का जो कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू आ रही है वो इतनी आनी चाहिए। तो देख रहे हैं आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट में करीब 8 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि इस टाइम में हमारी गामा रेडिएशन क्या होनी चाहिए, 8 टाइम्स हायर होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। और आपको पता है दिस गिव्स अ वेरी सीरियस डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यूज ऑफ दिस सपोज दीज टू मेथड। तो ये इस वजह से हमने हमारी ये जो हमारे एज्यूम्पशंस हैं कि ये गामा रे निकल रही है वो यहाँ पे हमारा गलत साबित होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसी एक्सपेरिमेंट को 1932 में चैडविक ने सेम एक्सपेरिमेंट को सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो ये पैराफिन ब्लॉक की जगह इन्होंने नाइट्रोजन ब्लॉक लिया। तो सेम चीज़ उन्होंने नाइट्रोजन के साथ करी। तो नाइट्रोजन के साथ जब हमने ये आयनाइजेशन चैम्बर में या आपने देखा तो इस केस में जब हम यहाँ पे ये मटेरियल चेंज कर देते हैं तब जो गामा रेडिएशन होना चाहिए इस सेम आयनाइजेशन के लिए हमारा करीब आ जाता है 90 MeV की रेंज का आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो गामा रेडिएशन है वो उसकी एनर्जी चेंज हो रही है। कैसे? विदाउट पैराफिन बॉक्स दिस वन, विद पैराफिन बॉक्स इज़ 55 MeV, विथ नाइट्रोजन इट इज़ 90 MeV। तो ये देख रहे हैं कि ये बहुत ये एकदम एक और इसका एग्जाम्पल था कि इन्होंने भी कहा कि भाई ये क्या कर रहा है आपके क्योंकि ये वैल्यू निकालने के लिए आप कॉम्पटन इफेक्ट का, कॉम्पटन कोलिजन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने चैडविक ने कहा कि ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हमारी दूर हो जाएंगी
अगर हम ये माने कि ये जो बेरिलियम है, व्हेन वी बॉम्बार्डेड इट विथ अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या दे रहा है आपको, एक कार्बन प्लस, सॉरी नॉट 13, 12, 13, यस, एंड दिस वन, है ना। अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है कि हम कहें कि यहाँ से गामा रेडिएशन ना निकल के एक पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है, द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, बट इट हैज़ नो चार्ज एंड दिस पार्टिकल इज नोन एज द न्यूट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आपकी फुलफिल हो रही है। एंड जो भी हमारी यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, जो कॉम्पटन जो भी अभी हमारी एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस आपका आगे नहीं आता है। यहाँ से इन्होंने ये निकाला। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी न्यूट्रॉन की, जहाँ यहाँ से हमारा जो न्यूक्लियस का जो फंडा था वो हमारा क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या क्या हैं, न्यूक्लियन हैं, दैट मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके आपका न्यूक्लियस बना हुआ है। और चैडविक ने बहुत अदर इनके अदर सोर्सेस भी लाइट न्यूक्लियाई पे इन्होंने सेम चीज़ इन्होंने करी, तो सेम आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ पे है कि द पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ दिस न्यूट्रॉन follows from the absence of charge and energy of recoiling nuclei in Chadwick experiment can be accounted on the basis of collision of energetics of this particle। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप कहाँ से आपको मिल सकते हैं न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट तो ये है कि यहाँ से अभी हमने देखा है कि हमारे जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, लाइट न्यूक्लियाई को बाय द आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, लाइट न्यूक्लियाई जैसे बेरिलियम है, बोरॉन है ना, इफ़ वी बॉम्बार्डेड दिस वन विद अल्फा पार्टिकल्स, तो आपको क्या मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं कि जो अल्फा मीटर जो भी आपके हैं, दिस वन इज़ रेडियम, पोलोनियम, दिस वन हम इसे मिक्स करते हैं, वी मिक्स इट विथ बेरिलियम पाउडर and it constitute the neutron source, है ना। इन दोनों को मिक्स कर लिया तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको एक न्यूट्रॉन सोर्स यहाँ से मिल जाता है। एंड दिस मिक्सचर इज प्लेस इन अ कैप्सूल इमिटिंग न्यूट्रॉन्स अप टू रेंज ऑफ 10 MeV और मोर, करीब इस रेंज का हमें इस प्रोसेस से मिल सकता है। एंड दिस न्यूट्रॉन्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय बॉम्बार्डिंग दिस ड्यूटेरियम or beryllium with gamma rays obtained by this artificial radioactive element like a sodium 24 or antimony 5124, ठीक है। यहाँ से भी आप कहें मोस्टली जो यहाँ से आपके आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन के थ्रू आपके जो न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, दे आर मोनो एनर्जेटिक एंड दीज आर नोन एज द फोटो न्यूट्रॉन्स। और एक बिग सोर्स आपको पता है क्या है, दिस वन इज द बिग एंड पावरफुल सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन इज न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हैवी फ्रॉम द फिजन ऑफ दिस हैवी न्यूक्लियाई, जब भी न्यूक्लियाई आपका ब्रेकअप होता है तो हर एक न्यूक्लियाई के ब्रेकअप होने में आपके आपको जैसे आपका यूरेनियम ब्रेक हो रहा है तो 3 न्यूट्रॉन्स आपके मिल रहे हैं हर एक ब्रेक में। तो आपको इस तरह से यहाँ से काफ़ी बड़ा सोर्स आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ निकालनी है, द डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ दिस वन। The determination of
mass of this, determination of this mass of this neutron. देखिए न्यूट्रॉन इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल, सो मास कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली बाय डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास निकाल रहे थे वैसे हम न्यूट्रॉन का नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने चैडविक ने इसका मास निकाला है बाय मेजरिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिकॉलिंग न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन स्ट्रक बाय न्यूट्रॉन। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, थोड़ी डिफरेंट मेथड है आपकी। सपोज अ न्यूट्रॉन, सपोज वी टेक अ न्यूट्रॉन ऑफ मास m, neutron of mass m and velocity v suffers a head-on collision with a stationary, ये दे रहा है the head-on collision with stationary hydrogen nucleus। ऑफ मास mh, ठीक है, ये स्टेशनरी है और ये इस वेलोसिटी से जा रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ, सपोज द वेलोसिटी आफ्टर दिस कोलिजन, द वेलोसिटी क्या है ये, अभी तो इंक डाली है इसमें। द वेलोसिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम इज, the velocity of this hydrogen atom nucleus, sorry, after this collision is Vh. Okay, then the conservation of kinetic energy आपकी क्या आ जाएगी, दिस वन इज इनिशियली ये आपकी रेस्ट की पोजीशन में हाइड्रोजन, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी आपकी किसकी आ गई, न्यूट्रॉन की आ गई। एंड आफ्टर दिस वन, आफ्टर कोलिजन, सपोज द वेलोसिटी इज v डैश, तो ये आपकी आ जाएगी v डैश स्क्वायर प्लस, यस, इसकी आ जाएगी हाफ mh vh स्क्वायर। सिमिलरली द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यह आ जाएगा mv इक्वल टू mv डैश प्लस mh vh, और इन दोनों से अगर हम v डैश को एलिमिनेट करें तो आपकी इक्वेशन आ जाती है vh इक्वल टू यार 2m m प्लस mh v। ओके, if the neutron of same if the neutron with same velocity v collides with the stationary nitrogen of mass mn and velocity after collision of this nitrogen is vn, ठीक है। जिस तरह से हाइड्रोजन के साथ उसने हेड ऑन कोलिजन दिया वैसे ही नाइट्रोजन के साथ ये हेड ऑन कोलिजन दे रहा है with velocity v, and before collision velocity is v, after collision v dash, before collision this one is in stationary position and after collision it is vn। तो यहाँ से सेम इक्वेशन आपकी आ जाती है vn इक्वल टू 2m अपॉन m प्लस mn v, और इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन आ जाती है vh अपॉन vn इक्वल टू m प्लस mn अपॉन m प्लस mh। ये देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं। यहाँ से
ये दोनों आपको पता है, द मास ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आपको पता है। VH दिस वन, ये दोनों आप पता कर सकते हैं कैसे, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्लाउड जंपर ट्रैक ऑफ दिस लिकॉइंग न्यूक्लियाई, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था क्लाउड जंपर में आप ट्रैक से पता कर सकते हैं, यानी कि जितना आपका हैवी मास होगा थिकर उसका पाथ होता है, और ट्रैकिंग जितनी भी ट्रैकिंग लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आप पता कर सकते हैं। जैसे ये आपका है तो ट्रैकिंग लेंथ के अकॉर्डिंगली आप उसकी वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आफ्टर एस्टिमेशन हमने इसका न्यूट्रॉन का मास निकाला, एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू द मास ऑफ दिस प्रोटॉन। इसकी वैल्यू आपकी आती है 0.00898 AMU इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट, या फिर आपके 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका मास। अगेन न्यूट्रॉन आपको पता है, दिस इज़ द चार्ज अनचार्ज पार्टिकल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय the high velocities by means of this electric field as in the case of charged particle, or same fees this neutron cannot be focused by means of magnetic field। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप इजीली एक्सेलरेट करते थे, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते थे, बट वो प्रोसेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। This neutron is a highly penetrating particle and it can pass through thick sheet of lead. Being chargeless particle, neutron produce practically no ionization in a gas। ये आप देख रहे हैं। फर्स्ट तो आपका हो गया मास के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बता दिया मास इसका थोड़ा कितना है, हायर है। दूसरा आपका क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटेड नहीं कर सकते हैं आप। नंबर 3 मैं आपसे कह रही हूँ, it gives the no ionization in a gas, hence it gives the no track in a cloud chamber। okay, being uncharged neutron can easily enter in the nucleus, but इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि चार्जलेस है, तो अगर हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एंटर कराना है तो ये इजीली एंटर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप न्यूक्लियस का खुद ही चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इसे एंटर कराएंगे तो इस पर क्या होगा कि इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को ओवरकम करना पड़ेगा फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ऑफर्ड बाय दिस न्यूक्लियस, बट ये केस आपका न्यूट्रॉन के साथ नहीं है। अगेन if the probability of nuclear excitation or nuclear disintegration is small, the neutrons are on striking matter, they simply scattered by the atomic nuclei। On colliding with heavy nuclei, the neutrons are scattered with very little loss of energy। ओके, और दूसरी चीज़ है, हम लोग जो न्यूट्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। 2 तरह के न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स और एक होते हैं आपके फास्ट न्यूट्रॉन्स। पेन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। फास्ट न्यूट्रॉन्स, ठीक है, स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स। अगेन जैसे कि नाम आपको पता है, स्लो न्यूट्रॉन्स आपके नॉर्मली आप थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कह सकते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की होती है, बहुत कम है। और जो आपके हैवी न्यूट्रॉन हैं करीब 1 या फिर आपके इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की हैं। और जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपकी 1 MeV की रेंज के आपको मिलते हैं। और इन दोनों के हमारे अलग अलग यूज़ हैं। दोनों को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह से यूज करते हैं आप देख रहे हैं।
और सबसे अच्छी चीज़ है दिस अभी जैसे मैंने आपसे कहा है कि ऑन कोलाइडिंग विद द लाइट न्यूक्लियाई, हाउएवर द न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन इन अ फ्यू कोलिजन। न्यूट्रॉन आपके हैवी न्यूट्रॉन जो भी हैं अगर स्लो लाइटर न्यूक्लियाई से अगर आपके कोलिजन देते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो स्लो हो जाती है। जैसे कि आप कहें कि हैवी वाटर है, हैवी वाटर लाइट वाटर दोनों के साथ देते हैं खैर, एंड D2U तो इसके साथ, या फिर पैराफिन बॉक्स और कार्बन आर द वेरी इफेक्टिव इन स्लोइंग डाउन दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम कहते हैं दीज आर नोन एज द मॉडरेटर and this slow neutrons are very efficient in producing the nuclear disintegration because the speed it spend more time near the nucleus than the fast neutrons and thus stands to a greater chance to be captured। तो ये मॉडरेटर आपने देखा होगा, जैसे जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें हम यूज करते हैं आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। यूरेनियम अगर आपके यहाँ ब्रेक होता है तो आपके फास्ट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और उन फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, स्लो कर लेते हैं इनके थ्रू। हेवी वाटर आप वहाँ पे डालते हैं, हाँ उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आप कुछ इलेक्ट्रॉन आपके एब्जॉर्ब करने के लिए भी आप यूज करते हैं, बस ये एज ए मॉडरेटर हम लोग क्या करते हैं, हैवी वाटर का यूज करते हैं। ओके।